हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खाना। तो यह वीडियो क्लास 12th बोर्ड 2026 के लिए है, जिसमें हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप एक भी क्वेश्चंस मिस मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कह इस चारों ऑप्शंस में से इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा यूनिट होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, कूलम होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज क्या होता है। क्या ट्रांसफरेबल होता है। तो हाँ, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन एसोसिएटेड विथ मास। एसोसिएटेड विथ मास का मतलब क्या होता है। तो एसोसिएटेड विथ मास का मतलब होता है कि जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे मास भी होगा। तो ये भी सही है, जहाँ पे चार्ज होता है वहाँ पे मास होता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व होता है। तो हाँ, चार्ज भी कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ऑल ऑफ दीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, द काउज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज। ठीक है, किसी बॉडी के चार्ज होने का कारण क्या होता है, कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, नहीं, गलत है। कभी भी कोई बॉडी चार्ज न्यूट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्या ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन की वजह से होता है। नहीं, ये भी गलत है। प्रोटॉन तो ट्रांसफर होता नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, हाँ। कोई भी बॉडी ऑलवेज चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इफ ए बॉडी इज निगेटिवली चार्ज देन इट हैज। अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो उसके पास क्या होगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए है। क्या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। हाँ, कोई बॉडी जब निगेटिवली चार्ज होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होता कैसे है। देखो, कोई भी बॉडी निगेटिवली चार्ज तब होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी इनिशियली क्या होता है, इक्वल नंबर में प्रोटॉन और इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा अभी न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, मतलब इक्वल नंबर में प्रोटॉन, इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर में पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर में नेगेटिव चार्ज। अब इसे चार्ज करना है। तो अब चार्ज होता है दो तरीके से हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। देखो, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। मान लो तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इनिशियल वे में क्या था, इनिशियल वे में तो यह न्यूट्रल था। इनिशियल वे में क्या था ये, इनिशियल वे में ये न्यूट्रल था। मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो फाइनली ये निगेटिव चार्ज। तो हम लोग क्या होता है कि ये बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। जब भी कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है उसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगी। वही जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें डिक्रीज हो जाएगी, और उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वह बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट इम्प्लाइज दैट। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो वह क्या बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी। क्या उस बॉडी में ओनली पॉजिटिव चार्ज होगा, फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या उस बॉडी में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं, ये तो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकता है। हाँ, अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगी, ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहा है, देयर इज ए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी। तो उस बॉडी में पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी होगा, हाँ ये होगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं हम लोग, बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज। लेकिन उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगा। हाँ, ये सही है। ऐसा होगा तभी कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ ए बॉडी में। कह रहा है जब किसी बॉडी को कंडक्शन प्रोसेस से चार्ज करते हैं तो उस बॉडी का मास क्या हो सकता है। क्या इंक्रीज कर सकता है, क्या डिक्रीज कर सकता है, या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है, या नन ऑफ दिस, क्या होगा। देखो, तो जब भी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस बॉडी का मास इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। डिपेंड करता है बॉडी चार्ज कैसा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। अगर बॉडी निगेटिव चार्ज होगा मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि वो बॉडी निगेटिव अगर चार्ज होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है।
इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी लेके जाएगा, और जब मास लेके जाएगा तो मास क्या होगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा उस बॉडी का। तो मीन्स यहाँ से ये पता चला कि जब कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होगी, जब कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होगी तो उसका मास क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, देखो जब निगेटिव चार्ज कब होता है, निगेटिव चार्ज तब होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिमूव होगा, बाहर होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने साथ मास लेके निकलेगा, और जब मास लेके निकलेगा तो इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वही जब निगेटिव चार्ज होगा तो मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन मास लेके उसमें इन करेगा, और जब मास लेके इन करेगा तो उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ ए बॉडी में, जब किसी बॉडी को कंडक्शन के प्रोसेस से चार्ज किया जाता है तो उस बॉडी का मास क्या हो सकता है, तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ये नहीं बोला गया है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है कि निगेटिव चार्ज हो रहा है, बस सवाल में ये बोला गया है कि बॉडी कंडक्शन मेथड के द्वारा चार्ज हो रहा है। तो चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ये तो बोला नहीं गया है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका मतलब हम लोग दोनों केस लेके चलेंगे, तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सॉफ्ट बबल। किसी सॉफ्ट बबल पे जब हम लोग चार्ज को प्लेस करते हैं, किसी सॉफ्ट बबल पे जब हम लोग चार्ज को प्लेस कर, जैसे ये सॉफ्ट बबल है, इसमें मान लो हमने कोई प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, तो इस सॉफ्ट बबल का क्या होगा, ऑप्शन में दे दिया गया है इट्स रेडियस इंक्रीजेज, क्या इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, इट्स रेडियस सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है इट्स रेडियस डिक्रीजेज, क्या इसका रेडियस डिक्रीज होगा, नहीं। कभी भी आप किसी सॉफ्ट बबल पे चार्ज देते हो तो उसका रेडियस हमेशा इंक्रीज होगा, मीन्स उसका साइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इट्स रेडियस इंक्रीज ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है व्हेन ए बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज इट्स मास। अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है इसका मास क्या होगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जब कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो अपने साथ उसमें मास लेके जाएगा, और जब मास लेके जाएगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट सवाल है ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट हैज। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास क्या होगा, क्या एक्सेस ऑफ पॉजिट्रॉन होगा, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, डिफिजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या डिफिजेंस ऑफ प्रोटॉन होगा। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने इस पर भी जस्ट इसके कंसेप्ट में मैंने चर्चा किया, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव चार्ज कब होता है, निगेटिवली चार्ज कब होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है कि प्रोटॉन्स बढ़ता है, क्या बढ़ता है नहीं बढ़ता है, मास बढ़ता है कि घटता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, दो तीन क्वेश्चंस मैंने अभी किया। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलो नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए चार्ज बॉडी कैन हैव। किसी बॉडी का मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है, तो मिनिमम वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम किसी बॉडी पे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होता है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज का फार्मूला लिखेंगे। चार्ज का फार्मूला होता है आई इंटू टी। ठीक है, ये कॉमन फार्मूला होता है चार्ज का फार्मूला आई इंटू टी, डायमेंशन फाइंड करने के लिए। तो आई इंटू टी, और आई क्या होता है, आई होता है करेंट, और करेंट का डायमेंशन जो होता है वो तो आई भी होता है या ए भी होता है। करेंट का डायमेंशन कैपिटल आई भी होगा या ए भी होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, ए के टर्म में दिया है तो हम लोग ए लेके चलेंगे, ए। और टी टाइम है, टी का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, ए इंटू टी। अब यहाँ पे क्या है, इस फॉर्मूले में ना मास है ना लेंथ है, तो मास लेंथ नहीं है तो फाइनली हम लोग ऐसे लिखेंगे मास लेंथ m0 l0 a t, ए पे पावर 1 टी पे पावर 1 भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मैच कौन सा कर रहा है, m0 l0 टी पे पावर 1 ए पे पावर 1, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो देखो आप जब भी आपको किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना तो उसका कॉमन फार्मूला आप लिखो, कॉमन फार्मूला लिखो, उसके बाद उसका डायमेंशन फाइंड कर लो। अगर आपको डायमेंशन याद नहीं है तो ठीक है, हम तो ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है ए प्रोटोन, और ए प्रोटोन एट रेस्ट, एक प्रोटोन है जो कि रेस्ट में हैज ए चार्ज ई, जिसके पास चार्ज ई है, जिसके पास चार्ज क्या है, ई है। व्हेन इट मूव्स विद ए हाई स्पीड, जब वो हाई स्पीड के साथ मूव करता है, कोई प्रोटोन जिसके पास चार्ज ई है और वो हाई स्पीड के साथ मूव करता है, वेरी
हाई स्पीड, हाई स्पीड के साथ वह मूव करता है, तो क्या होगा विथ हाई स्पीड इट्स चार्ज, इसका चार्ज क्या बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन ई, क्या लेस देन ई हो जाएगा या इक्वल टू ई होगा। देखो जब कोई प्रोटोन से या कोई बॉडी है जिसके पास कुछ चार्ज है, ठीक है, और वह हाई स्पीड से अगर मूव करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका चार्ज चेंज हो जाएगा, जो चार्ज है वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इक्वल टू ई। अब सोचो, आप ही सोचो, अगर आपका वेट 60 kg और आप एकदम बहुत हाई स्पीड के साथ दौड़ रहे हो, तो दौड़ने से क्या आपका वेट डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, सेम वैसे ही चार्ज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है कि किसी बॉडी के सरफेस एरिया पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया। तो हमें इसका यूनिट लिखना है, तो यूनिट लिखने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलम बाय मीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, कूलम इंटू मीटर, ये नहीं होगा, कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ये गलत है, नीचे में होगा मीटर स्क्वायर, ये तो गलत, यहाँ पे इंटू मीटर स्क्वायर दे दिया। कूलम बाय मीटर दिया, कूलम बाय मीटर लेकिन स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर, तो कूलम बाय मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट, द रिलेटिव परमिटिविटी, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज, कह रहा है किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी बताइए, मतलब एप्सिलॉन आर पूछा जा रहा है। और लेकिन सवाल में ऑप्शन क्या दे रखा है, सवाल में ऑप्शन दे रखा है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट के फॉर्म में दे रखा है, मीन्स एप्सिलॉन आर का जो तुम्हें वैल्यू बताना है वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट के फॉर्म में। तो हम लोग सोचेंगे कि एप्सिलॉन आर का एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट के बीच रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, ये होता है रिलेशन। तो एप्सिलॉन आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है आपका एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू, एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होता है, मीन्स एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नोट का आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका यूनिट भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है एप्सिलॉन नोट का वैल्यू और उसके साथ साथ उसका यूनिट। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्सिलॉन नोट विल बी। तो एप्सिलॉन नोट का आपको डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बताना है, मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है एप्सिलॉन नोट का, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए या तो उसका तुम यूनिट यूज कर लो, और नहीं तो कूलम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जहाँ के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, उस फॉर्मूला का यूज करके आप एप्सिलॉन नोट का वैल्यू निकाल लो। तो देखो पिछले जस्ट पिछले सवाल में हमने क्या देखा था, एप्सिलॉन नोट का यूनिट देखा है कूलम स्क्वायर, कहाँ पे गया, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होता है। इस यूनिट के माध्यम से, ठीक है, इस यूनिट का यूज करके हम लोग एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, चलो हम लोग यूज करते हैं इसका। आओ यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नोट का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कूलम, तो कूलम का डायमेंशन क्या होता है, कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का 80 और इस पर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय न्यूटन। तो न्यूटन किसका होता है, फोर्स का, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू इंटू मीटर, मीटर किसका होता है, डिस्टेंस का, लेंथ का यूनिट होता है, और लेंथ का डायमेंशन एल होता है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे सभी को, तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m-1 एल इंटू एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा एल क्यू, ऊपर जाएगा एल पे पावर -3, टी पे पावर -2 नीचे, नीचे में माइनस टी पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टी पे पावर 2 इंटू टी पे पावर 2 टी पे पावर 4 हो जाएगा, एंड ए पे पावर 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम पे पावर -1 एल पे पावर -3 एंड टी पे पावर 4 एंड ए पे पावर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो अगर उसका यूनिट आपको पता है या फॉर्मूला पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला आप सोचो कि कौन से फॉर्मूला में ये आता है, और वहाँ से क्या है डायमेंशन आप फाइंड कर लो, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है याद नहीं रहते हैं सबको, क्योंकि डायमेंशन बड़े बड़े डायमेंशन होता है, हमें खुद नहीं याद होता है भाई, याद, चलो नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, कह रहा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80 या 81, कहीं कहीं 80 दिखेगा, कहीं कहीं आपको 81 दिखेगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताना है। तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फानाइट, ठीक है, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लॉ स्टेटिंग दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इच। कह रहा है वह लॉ बताइए जिस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है, किसी दो चार्ज के प्रोडक्ट के फोर्स डायरेक्टली होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, उस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। बताइए कौन सा लॉ है। तो हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, दो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत ही आसान सवाल है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कूलम्स लॉ। नेक्स्ट, टू चार्जेज 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस 2.5 सेंटीमीटर एवर। यहाँ पे दो चार्ज दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम एक 5 माइक्रोकूलम का, दोनों को 2.5 सेंटीमीटर से के डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा गया। पूछा जाता है रेशियो ऑफ कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम, उस दोनों के द्वारा जो कूलम्स फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उस दोनों चार्ज पे जो कूलम्स फोर्स लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जब किसी दो चार्ज को, ठीक है, किसी डिस्टेंस से अगर सेपरेट करते हुए रखते हैं, किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हुए रखते हैं, उस दोनों चार्ज के बीच क्या होता है, फोर्स लगता है, और उस दोनों चार्ज पे फोर्स लगता है। फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकेंड पे फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगेगा, और सेकेंड के द्वारा फर्स्ट पे भी सेम फोर्स लगेगा। मीन्स दोनों चार्ज पे क्या होगा, सेम फोर्स लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है, एक का डायरेक्शन इधर है तो एक का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स क्या है भाई साहब, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ठीक है, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो भाई साहब जब दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, अब जब दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, 1 आ जाएगा, तो 1:1। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप Q1 के जगह पे लिख दोगे 2 माइक्रोकूलम, Q2 के जगह लिख दोगे आप 5 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस लिख दोगे 2.5 सेंटीमीटर। तो 2 माइक्रोकूलम के द्वारा 5 माइक्रोकूलम पे जितना फोर्स लगेगा, 5 माइक्रोकूलम के द्वारा भी 2 माइक्रोकूलम पे उतना ही फोर्स लगेगा, सेम फोर्स लगेगा। तो जब दोनों पे सेम फोर्स लगेगा तो जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज सो न्यूटन। कर रहा है दो चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल, अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो फोर्स विल बी, तब फोर्स कितना होगा। देखो यहाँ पे दो चार्ज है, हमने एक चार्ज ले लिया, ये एक चार्ज ले लिया, ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई, 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब क्या बोला गया, अब बोला गया है कि इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। तो मान लेते हैं पहले आर था दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, अब क्या कर दिया, डबल कर दिया गया, तो अब 2r हो गया। डबल का मतलब 2r, पहले आर तो अब 2r डबल हो गया। तो अब पूछा जा रहा है फोर्स क्या होगा। तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, जो दोनों चार्ज के बीच पहले वाला जो डिस्टेंस है आर है, उसको R1 मान लेते हैं, R1 बराबर आर, और फोर्स को हम F1 मान लेते हैं। अब जो डिस्टेंस हो गया डबल, तो उसको मान लेते हैं R2, और हम फोर्स को मान लेते हैं F2, और F2 हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है F=K Q1 Q2/R², ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो होता है चार्ज, ये नहीं बोलेगा कि चार्ज डिफरेंट है, बस बोला गया टू चार्ज है, तो टू चार्ज को हम सेम ही मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू मान लीजिए, डिफरेंट भी मानोगे फिर भी वही आंसर आएगा आपका, सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे से K Q1 Q2/R²। अब यहाँ पे दो केस हो गया, एक केस ये बन गया, दूसरा केस ये बन गया। तो दोनों केस में देखो तो चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम है, बस डिस्टेंस चेंज हुआ और फोर्स चेंज होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब K Q1 Q2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 तुम्हारा हो जाएगा कांस्टेंट। और जब K Q1 Q2 कांस्टेंट हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, R² के इन्वर्सली। तो फोर्स R² के इन्वर्सली हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिजिक्स में, F1/F2 इक्वल, नीचे R² ऊपर जाएगा R2/R1 का स्क्वायर। F1 कितना है, तो F1 है 100 न्यूटन, और F2 हमें फाइंड करना है। R2 कितना है 2R, R2 तुम्हारा 2R है, ठीक है, एंड R1 कितना है R, R1 फर्स्ट वाला डिस्टेंस, यहाँ से उसके स्क्वायर, तो R खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 100/F इक्वल टू 100/F2, 100/F2 इक्वल टू R खत्म हो गया तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। तो यहाँ से F2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से F2 बराबर हो जाएगा 100/4, और 100/4 कितना होता है 25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। इस सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये सवाल जो होता है कोई ज़्यादा खास सवाल नहीं है, सिंपल सवाल ही है, और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट, next a slab of dielectric is introduced between two equal
पॉजिटिव चार्जेस विथ ए फिक्स सेपरेशन एज ए रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बोला जा रहा है कि ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों को क्या है कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करते हुए रखा गया है, ठीक है। एक स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, क्या इंट्रोड्यूस किया? स्लैब। तो अगर दोनों चार्ज पहले अगर स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया गया तो दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या होगा? एयर होगा, और एयर होगा तो इसमें कहीं ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो एयर में फोर्स एफ एयर हमने मान लिया। जब दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच अगर स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तब इस दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या होगा? एयर होगा। एयर होगा तो उस दोनों चार्ज के बीच फोर्स लग रहा हो तो फोर्स हो जाएगा एफ एयर, एयर मीडियम में फोर्स लग रहा है इसलिए एफ एयर ले लिया। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है? अब क्या है? अब इसमें क्या किया गया? स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया बिना डिस्टेंस को चेंज किए हुए, बिना सेपरेशन चेंज हुए, जितना सेपरेशन पहले था अभी सेपरेशन वही है, ठीक है। अब इसमें स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया। जब स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसका स्लैब का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो मान लेते हैं के, ठीक है। स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेते हैं। जब स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लेस करते हैं, तब तब अब जो मीडियम का जो मीडियम में जो लगने वाला फोर्स होगा, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होगा, स्लैब के आ जाने से, स्लैब के मीडियम के आ जाने से जो फोर्स होगा वह क्या होगा? एयर में जितना फोर्स लग रहा है उसका क्या होता है? 1/k टाइम्स हो जाता है, मीन्स डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हम लोग आते हैं टू फोर्स, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीजेज, तो दो चार्ज के बीच फोर्स क्या होगा? डिक्रीज, हाँ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एफ एयर बाई के है। अब के का कुछ ना कुछ वैल्यू जब होगा तो के के वैल्यू से अगर एफ एयर को डिवाइड करेंगे तो एफ मीडियम क्या होगा? कुछ ना कुछ कम आएगा इसका वैल्यू, तो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज किसका फॉर्मूला होता है? आप सोच के बताओ थोड़ा। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट हमने फॉर्मूला भी देखा, फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है। ऑप्शन कौन सा जाएगा? न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पता करना है, ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू, अभी जस्ट पिछले सवाल में हमने देखा। तो एफ बाई क्यू होता है, अब फोर्स जहाँ एफ होता है फोर्स, चार्ज क्यू होता है चार्ज, तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए चार्ज क्यू। कह रहा है किसी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा करेक्ट फॉर्मूला होगा? हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी जस्ट हमने देखा एफ बाई क्यू। फोर्स, जहाँ फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा फोर्स का डायमेंशन, क्योंकि फोर्स एक बेसिक क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका बहुत यूज है, ठीक है। तो एम एल टी माइनस टू बाई चार्ज, चार्ज का होता है ए इंटू टी, क्योंकि ए के फॉर्म में दिया है तो ए इंटू टी, अगर आई के फॉर्म में देता तो आई इंटू टी होता। तो हम लिखेंगे एम एल, अब टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा एंड ए माइनस वन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो तो एम एल टी पे पावर माइनस थ्री इंटू ए पे पावर माइनस वन, एम एल टी पे पावर माइनस थ्री पे पावर, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है? विच फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट न्यूटन पर कूलम। कह रहा है किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है? अभी जस्ट हमने देखा न्यूटन पर कूलम किसका होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल क्या है? फॉर ए पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस इज गिवन बाय। कह रहा है किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ क्या है? ये पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी जस्ट हमने देखा, क्या था? के क्यू आर पर, जहाँ के की जगह 1/4 तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ देखा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये और आर डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का ग्राफ बोला जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर क्या एक दूसरे के इन्वर्सली है, क्या है? इन्वर्सली। और इन्वर्सली का ग्राफ क्या होता है? इन्वर्सली का ग्राफ हमेशा हाइपरबोला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इन्वर्सली। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। According to Gauss law, electric field of infinitely long straight wire is proportional to, कह रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अनुसार किसी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, किसी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा। हम लोग जानते हैं किसी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k λ/r। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1/r के डायरेक्टली, तो 1/r के डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी 1/r के डायरेक्टली। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k λ/r किसी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, ठीक है। तो 2k λ/r होता है, हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/r के डायरेक्टली, 1/r के डायरेक्टली। अगर इन्वर्सली पूछता तो ये हो जाता है 1/r के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इन्वर्स भी हो जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, करा इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, मीन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सवाल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा इसमें प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन है फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, कह रहा जो फील्ड लाइंस होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है बिना किसी ब्रेक का, हाँ ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। दूसरा, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कह रहा है दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, हाँ ये सही है, कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या है क्रॉस नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। फील्ड लाइंस स्टार्ट एट ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट ए नेगेटिव चार्ज, कह रहा है जो फील्ड लाइन होता है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है, हाँ तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ऐसा होता है। दे फॉर्म क्लोज लूप, कह रहा है फील्ड लाइंस होता है क्लोज लूप बनाता है, ऐसे क्लोज लूप नहीं, ये रॉन्ग है, फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बोला जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बोला जाता है तो क्लोज लूप बनाता है, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है फील्ड लाइंस, तो सिंपल फील्ड लाइंस का बात किया जा रहा है, तो कभी भी सिंपल फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। करोगे इसमें नोट ए प्रॉपर्टी, कुछ नोट पूछ रहा है, नहीं होगा, ये तीनों होगा ए बी सी तो होगा, तो डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑलवेज पैरेलल लाइन्स होता है, तो पैरेलल लाइन्स तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज ए बी इज शोन इन फिगर, कह रहे हैं यहाँ पे ए और बी दो चार्ज है, दोनों का स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यहाँ पे ए चार्ज है और यहाँ पे बी चार्ज है, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कह रहे हैं यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, चार स्टेटमेंट दे रखा है, इस चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो सवाल में बोला जा रहा है, सवाल में बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो चार्ज दे रखा है ए और दूसरा बी, ठीक है, वहाँ पे फील्ड लाइंस दे रखा है, तो पूछा रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे ए चार्ज है, जो ए चार्ज है, ए चार्ज से क्या हो रहा है, बहुत सारे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं बाहर की ओर, बाहर की ओर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर किस चार्ज के कारण निकलता है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ए तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद बी जो है, बी पे क्या हो रहा है, बहुत सारे फील्ड लाइंस आके मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहा है, तो किस चार्ज पार्टिकल्स पे फील्ड लाइंस आके मिलता है, नेगेटिव पे मिलता है, इसका मतलब बी तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो पता चल गया कि ए कैसा नेचर का है, बी कैसा नेचर का है, तो ए तुम्हारा पॉजिटिव नेचर का है, जबकि बी तुम्हारा क्या है, निगेटिव नेचर का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ए इज पॉजिटिव बट बी इज निगेटिव, हाँ ये सही है, ए पॉजिटिव होगा बी निगेटिव, यहाँ तक तो सही है। नेक्स्ट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ए के चार्ज का मैग्नीट्यूड बी के चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, ऐसा बोला जा रहा है, ए के चार्ज का मैग्नीट्यूड बी के चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ए का चार्ज का मैग्नीट्यूड बी के चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो, वो डिपेंड करता है कि जो जिस चार्ज का आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं वहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, मीन्स किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ए चार्ज और बी चार्ज दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, जिसमें ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें क्या होगा, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा दूसरे से। तो देखते हैं ए पे कितना, ए पे कितना, एक दो, तो ए पे अगर देखा जाए, ए पे अगर देखा जाए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, इस पे टोटल 12 है, ए पे 12 है।
अगर बी पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बी पे 10 ही है, मीन्स ए पे फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो ए वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा बी वाले से। तो यहाँ पे क्या ए वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड बी वाला चार्ज से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। The magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight is given by। बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का आपको मैग्नीट्यूड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। किस केस में, जब जब उस जब क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन्स को एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट, जब एक इलेक्ट्रॉन को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया और इस प्रकार से प्लेस किया गया कि उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स उस इलेक्ट्रॉन का जो वेट है उसके बराबर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स उस वेट के बराबर हो गया। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया गया। तब बताइए ई का वैल्यू क्या होगा, तब बताइए ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे हम लोग देखते हैं कौन सा केस ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखने पे इलेक्ट्रिक फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर होगा। तो देखते हैं, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रख दिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। तो सबसे पहले तो इस पर एक वेट फोर्स लगेगा, नीचे mg वेट फोर्स लगेगा, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट इस पर फोर्स लगता है, जो जिस फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, तब तो ई निकल के आएगा। सवाल में बोला गया है कि जो फोर्स लग रहा है उस पर वह mg के बराबर है। जब नीचे mg लग रहा है तो अब फोर्स जो लग रहा है वो नीचे तो नहीं लगेगा, नीचे लगेगा तो कैसे बराबर होगा, इसका मतलब फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा Q इंटू, और जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ऊपर लग रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर लगेगा। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। तो जब फोर्स ऊपर लगेगा तो पक्का ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा, ठीक है। तब तो F इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम जी के बराबर होगा, F बराबर एम जी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब F बराबर एम जी और F के जगह पे क्या है तुम्हारा Q इंटू ई बराबर एम जी, और Q के जगह होता है एन ई, चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई, जहाँ एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू ई इक्वल टू एम जी। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा एम जी बाई ई। तो एम जी बाई ई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अच्छा सवाल था, सोचने वाला सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। यहाँ पे दो चार्ज है, प्लस क्यू दे रखा है और माइनस क्यू दे रखा है, मतलब ये तुम्हारा डायपोल का कंडीशन होगा, ठीक है। तो डायपोल क्या होता है, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है और नेचर में अपोजिट होता है। यहाँ पे प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, तो सेम डायपोल का कंडीशन हो गया। हेल्ड फिक्स्ड एट माइनस डी जीरो एंड प्लस डी जीरो। तो प्लस क्यू वाला जो है वो माइनस डी जीरो डिस्टेंस पे है, एंड प्लस क्यू वाला जो है वो माइनस क्यू वाला जो है वो है प्लस डी जीरो डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए एक्स बाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स बाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। तो ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज ये तो दिख रहा है तुम्हारा किस पे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे रखा है, कहाँ रखा है, एक्स एक्सिस पे रखा है, ठीक है। देन अब बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, डायपोल मोमेंट इज क्यू डी। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा, हाँ तो डायपोल मोमेंट तो होगा भाई, क्योंकि डायपोल मोमेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है, दोनों चार्ज में इसका एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। तो डायपोल मोमेंट क्या था, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे देखो क्यू इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस देखो तो यहाँ 2d दे रखा है, कितना दे रखा है 2d, तो क्यू इंटू 2d होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो होगा क्यू इंटू 2d, क्यू इंटू 2d। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब मैं भी कन्फ्यूज होता हूँ, मैं भी, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ और मेरे जैसे जो स्टूडेंट हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, सीधे क्यू इंटू डी कर देते हैं, नहीं क्यू इंटू डी उनका रटा हुआ है कि फॉर्मूला था क्यू इंटू डी, तो क्यू इंटू डी होता है, लेकिन डी होता है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, अब डी तो चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे डी दे रखा है 2 इंटू डी, मतलब 2d दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू इंटू 2d, क्यू इंटू 2d हो जाएगा डायपोल। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है डायपोल मोमेंट इज क्यू डी, यहाँ पे क्यू डी बोला नहीं, यहाँ तो क्यू इंटू 2d हो रहा है डायपोल, ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। सेकंड, डायपोल मोमेंट इज क्यू इंटू 2d, हाँ क्यू इंटू 2d डायपोल तो है, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन बोला जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डायरेक्शन है, तो देखते हैं किधर है। और डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, डायपोल का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर होगा डायपोल। और जब इधर होगा ये तो तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या था, डायपोल मोमेंट इज क्यू इंटू टू डी। हाँ, तो डायपोल मोमेंट क्यू इंटू टू डी है, सही है। अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस, क्या बाई एक्सिस की ओर है, जब डायपोल ही तुम्हारा एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो फिर बाई एक्सिस की ओर इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बचेगा। तो डायपोल मोमेंट इज क्यू इंटू टू डी सही है, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, हाँ निगेटिव एक्सिस की ओर है, क्योंकि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्शन होता है, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन होगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो निगेटिव ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्यू इंटू डी, जहाँ क्यू क्या होता है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और डी होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है मीटर। तो कौन सा हो जाएगा, कूलम मीटर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अच्छा, कूलम मीटर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, अच्छा इसमें डेबई दिया है। हाँ देखो, आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल का एक और यूनिट होता है डेबई, क्या होता है डेबई, डेबई ऑप्शन नंबर डी याद रखना, डेबई होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट, डेबई, इलेक्ट्रिक डायपोल, डी से डायपोल, डी से डेबई, याद रखना, डेबई 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 डेबई, डब 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 डब। चलो नेक्स्ट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो अभी जस्ट डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए क्या उसका निकालना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है, फॉर्मूला में चार्ज क्यू इंटू डी होता है, जहाँ क्यू चार्ज होता है, और चार्ज का डायमेंशन तुम्हें पता है ए इंटू टी होता है, ए के फॉर्म में दिया तो ए इंटू टी, और डिस्टेंस डी का होता है एल, तो ए टी एल हो जाएगा। यहाँ पे मास नहीं है तो हम लोग लिखेंगे एम जीरो, लेंथ तो है एम एल, एम एल टी ए, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम एल टी ए, एम एल टी ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम एल टी ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है, लेकिन कहाँ पे, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज हमने ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। तो किसी डायपोल का एक्सियल पॉइंट क्या होता है, एक्सियल पॉइंट होता है दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है, वही क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, वही एक्सियल पॉइंट होता है। ठीक है, एक्सियल लाइन होता है, एक्सियल लाइन होता है, एक्सियल लाइन, सॉरी पॉइंट नहीं, एक्सियल लाइन, उस एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट होगा उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज को जोड़ने वाला ये जो लाइन है, यही क्या तुम्हारा एक्सियल लाइन है। अब इस एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का क्या पूछा जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल का भी डायरेक्शन तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक डायपोल का भी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंगल कितना बनना चाहिए, एंगल जीरो बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, ये हो गया जीरो, हम सब बन गए हीरो। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, पिछले सवाल में पूछा था एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे पूछा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का एंगल। अब पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का एंगल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे होता क्या है, ठीक है, तब वहाँ से हम लोग एंगल निकाल लेंगे। तो चलो और देखते हैं, ये तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये तुम्हारा डायपोल हो गया। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, ये तो एक्सियल होता है, इक्वेटोरियल होता है ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसके मिड पॉइंट से, उसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये वाला आपका इक्वेटोरियल लाइन है, ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ऐसे, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का भी बात हम लोग नहीं करें, डायरेक्शन का बात करें, फॉर्मूला का भी सवाल हमने दे रखा है आगे चल के, ठीक है, तभी हम लोग इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो किसी डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, वह होता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ये है,
निगेटिव चार्ज ये है, तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो मीन्स इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ये होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 180। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 180। क्लियर है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पिछला जो सवाल है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बेसिक सवाल है, कोई ज़्यादा ऐसा खतरनाक वाला सवाल नहीं है भाई, डरना नहीं है, ठीक है, एकदम भोकाल मचा देना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर वेरीज एज। हाँ देखो आ गया सवाल तुम्हारा, फॉर्मूला वाला सवाल आ गया। अब तुम्हें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज वेरीज एज। कह रहा है यहाँ पे ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से, ये सेंटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से मिड पॉइंट से किसी आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे एक्जियल पॉइंट पे, ठीक है, कहाँ पे एक्जियल पॉइंट ही बोला जा रहा है, अब यहाँ नहीं एक्जियल पॉइंट नहीं बोला जा रहा है, तो एक्जियल बोले चाहे इक्वेटोरियल बोले, एक्जियल बोले चाहे इक्वेटोरियल बोले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आएगा आर के फॉर्म में, जो ऑप्शन दे रखा है आर के फॉर्म में, वो क्या आएगा, इक्वेटोरियल और एक्जियल दोनों के लिए सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला अलग होता है लेकिन आर के लिए सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग एक्जियल पे ही देख रहे हैं, तो एक्जियल पे, एक्जियल लाइन पे हम लोग इस पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp/r क्यूब। तो हमें पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, आर डिस्टेंस आर के टर्म में पूछा जा रहा है रिलेशन, डिस्टेंस आर के टर्म में रिलेशन पूछा जा रहा है, डिस्टेंस आर के टर्म में रिलेशन पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। देखो तो यहाँ पे आर के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के टर्म में रिलेशन क्या आ रहा है, वो आ रहा है आर पे पावर क्यू के इन्वर्सली, इन्वर्सली आर पे पावर क्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर पे पावर -3 के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा डायरेक्टली, तो आर पे पावर -3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डायपोल होता है वो दो चार्ज का कम्बिनेशन होता है, दो पॉइंट चार्ज का कम्बिनेशन होता है, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। जब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फाइंड करेंगे तो इस निगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फाइंड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण फाइंड करेंगे। इस निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो यही डायरेक्शन हो जाएगा। और प्लस चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये। तो दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, और दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। और जब मैग्नीट्यूड सेम है और दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल और सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2E हो जाएगा, 2E मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या है, 2 टाइम्स हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 टाइम्स हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन ए बोला है 0, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है 0, ये तो गलत, ये नहीं होगा, रॉन्ग। इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है ड्यू टू वन चार्ज, वन चार्ज के कारण, एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके इक्वल होगा, हाँ तो इक्वल तो होगा, ठीक है। वन चार्ज एट सेंटर, ठीक है, इक्वल होगा, लेकिन एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण बोला जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक, नहीं ये तो गलत है, एक चार्ज के कारण नहीं होगा, एक चार्ज के कारण तो सिर्फ ई आ रहा है, एक चार्ज के कारण तो सिर्फ ई आ रहा है, नहीं नेट चार्ज यहाँ पे 2E आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है ट्विस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर, अरे वन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे जो आ रहा है उसका ट्विस्ट होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा। हाँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 2 टाइम, देखो 2E आ रहा है, 2E आ रहा है, ये सही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ही। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा ये भी अच्छा सवाल है भाई, सवाल बोला जा रहा है, सवाल का कह रहा है कि -q चार्ज ये +q चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सियल पॉइंट पे होता है 2kp/r क्यूब, और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल क्या होता है, परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा kp/r क्यूब, ठीक है। तो सवाल बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो बताना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहाँ पे एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसका आपको रेशियो बताना है तो हम लोग जानते हैं एक्सियल पे ये होता है और इक्वेटोरियल पे ये होता है फॉर्मूला, तो इस दोनों का रेशियो बताना है। तो और रेशियो देखते हैं, एक्सियल बाय इक्वेटोरियल, तो एक्सियल पे कितना है, एक्सियल पे है 2kp बाय आर क्यू, इक्वेटोरियल पे है kp बाय आर क्यू, तो kp बाय आर क्यू कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ये भी अच्छा सवाल था। चलो नेक्स्ट, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करते हैं तो इसका वर्क डन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर किसी थीटा एंगल से रोटेट किया जाए, किसी थीटा एंगल से अगर रोटेट किया जाए तो वहाँ पे जो वर्क होता है वह वर्क का फॉर्मूला होता है पी ई इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, तो पी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो पी इंटू वन माइनस कॉस कौन सा कहाँ मिल रहा है, ये वन माइनस साइन थीटा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे एम इंटू वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा मैच कर रहा है यहाँ पे, लेकिन एम ही दे दिया, एम नहीं होगा यहाँ पे पी होगा, एम नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, पी होगा, यहाँ पे पी कर देना है पी। एम वाला जो कंसेप्ट है वो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे तब, इस मैग्नेटिज्म मैटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं और थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो वहाँ पे वर्क होगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा पी ई इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी, एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट पी है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, तब उस पर टॉर्क कितना लगेगा। बोला जा रहा है कि कोई डायपोल मोमेंट है जिसका कोई डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस किया गया, तब बताइए वहाँ पे टॉर्क कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर रखते हैं तो उस पर क्या होता है, टॉर्क लगता है, वह टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी क्रॉस ई होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, पी क्रॉस ई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या बोला जाए, नेक्स्ट सवाल है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो क्या होता है वहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, जबकि टॉर्क लगता है, जैसे जस्ट पिछले सवाल में हमने जो टॉर्क देखा फॉर्मूला, तो टॉर्क लगता है लेकिन नेट फोर्स जीरो हो जाता है, कब, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तब, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, फोर्स तो डायपोल पे लगता है लेकिन नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स में नेट फोर्स बोला हमने, टोटल फोर्स जीरो होता है लेकिन फोर्स लगता है। अब फोर्स लगता है कैसे, देखो ध्यान समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और डायपोल जाते हैं दो चार्ज का कम्बिनेशन होता है, दो पॉइंट चार्ज का कम्बिनेशन माइनस क्यू प्लस क्यू। अब हम लोग जानते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी पॉइंट चार्ज को रखते हैं उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है वह चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो कितना हो जाएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज पे भी तो फोर्स लगेगा, किसी निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो निगेटिव चार्ज भी क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसके अपोजिट, तो यहाँ भी फोर्स लगेगा और यहाँ भी फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा Q इंटू ई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ई, और डायपोल में जो चार्ज होता है वो तो सेम मैग्नीट्यूड का होता है, तो यहाँ भी Q यहाँ भी Q, इसलिए फोर्स यहाँ भी Q यहाँ भी फोर्स Q। अब यहाँ पे अगर नेट फोर्स हम लोग फाइंड करेंगे तो देखो, तो यहाँ पे दो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो अकॉर्डिंग टू वेक्टर, वेक्टर के अनुसार, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये पता चल गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन उस डायपोल के चार्ज पे फोर्स लगेगा, फोर्स देखो लग रहा है, यहाँ भी क्यू लग रहा है, यहाँ भी क्यू लग रहा है, इस दोनों मिल के क्या किया, जीरो कर दिया एक दूसरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, अब टॉर्क, तो टॉर्क भी लगता है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं टॉर्क लगता है, टॉर्क हो जाएगा पी क्रॉस ई, जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा, फोर्स एंड टॉर्क बोथ, फोर्स और टॉर्क दोनों लगेगा, गलत, फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ टॉर्क लगेगा, फोर्स बट नॉट टॉर्क, अच्छा बोल रहा है फोर्स तो लगेगा लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा, ये तो गलत है भाई, टॉर्क तो लगेगा ही, चाहे कैसा भी कंडीशन में टॉर्क लगेगा, नो फोर्स बट टॉर्क, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्स नहीं लगेगा
लेकिन टॉर्क लगेगा। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। अब देखो, अब बोला जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है। इससे पहले किस में रखा जा रहा था, इससे पहले रखा जा रहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब वहाँ पे नेट फोर्स 0 था लेकिन टॉर्क लग रहा था। अब बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तब बताइए क्या होगा, तब क्या फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। देखो हम लोग पिक्चर बनाते हैं, ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे E1 हो गया, यहाँ E2 हो गया, यहाँ E3 हो गया, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग अलग पॉइंट पे लगे, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ हर एक जगह अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें डायपोल को रखा गया, तो डायपोल को हम कहाँ रख देते हैं, डायपोल को हम रख देते हैं यहाँ, रख देते हैं डायपोल को यहाँ रख देते हैं। ये डायपोल है तुम्हारा, माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया। और आप जानते हो कि जब डायपोल को हम यहाँ पे रखेंगे, और डायपोल क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज का कम्बिनेशन और जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स बराबर चार्ज क्यू इंटू, अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E1 दिख रहा है और यहाँ पे अगर E2 दिख रहा है या और कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मान लेते हैं Q इंटू क्यू E2 लिख लिए, और यहाँ पे फोर्स नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट, तो यहाँ फोर्स लगेगा Q इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो यहाँ पे फोर्स Q इंटू E1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स Q इंटू E2 लग रहा है। तो दोनों पॉइंट चार्ज पे क्या हो रहा है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। और जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है तो क्या आपको लगता है कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होगा, नहीं होगा। नेट फोर्स नॉट इक्वल टू, मतलब फोर्स यहाँ पे होगा। और टॉर्क तो होगा ही, टॉर्क होगा, और टॉर्क भी होगा P क्रॉस E, टॉर्क भी होगा P क्रॉस E, टॉर्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं होगा, फोर्स होगा और टॉर्क भी होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए फोर्स, क्या बोला, ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, कह रहा है फोर्स तो लगेगा लेकिन टॉर्क नहीं, गलत है, फोर्स टॉर्क दोनों लगेगा। ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, कह रहा है टॉर्क तो लगेगा लेकिन फोर्स नहीं लगेगा, ये भी गलत है, फोर्स यहाँ लग रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब लग रहा है। ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, कह रहा है हमेशा फोर्स और टॉर्क लगेगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यान में रखें कि यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन टॉर्क लगेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में रखते हैं तो नेट फोर्स और टॉर्क दोनों लगेगा, ठीक है, फोर्स भी लगेगा टॉर्क भी लगेगा। अब नेक्स्ट है सवाल आपका फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से अब फ्लक्स का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आसान सवाल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है क्या, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको एसआई यूनिट बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट निकालने के लिए हम लोग उसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, कॉमन फॉर्मूला ई ए होता है, रियल में ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए, या इसी को हम लोग बोलते हैं ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग ई और ए लेके चलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इंटू ए होता है, जहाँ ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने अभी जस्ट 6 7 8 क्वेश्चन पहले हमने देखा था, क्या था, न्यूटन पर कूलम। और ए होता है एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बोला जा रहा है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है कैसे निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे ई इंटू ए, और ई होता है फोर्स बाय चार्ज, और ये होता है एरिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रियल में क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हमें भी नहीं पता है, ठीक है, हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें पता है कैसे निकालना है, और आप लोग भी ऐसे ही करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू ए, जहाँ ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, इंटू ए एरिया। तो फोर्स होता है तुम्हारा, फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन तुम जानते हो MLT-2, फोर्स का तो डायमेंशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा भाई। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इसका हो जाएगा, बाई चार्ज, चार्ज का होता है ए इंटू टी, यहाँ से क्या हो जाएगा एम, अब टी ऊपर जाएगा तो पहले यहाँ एल, एल इंटू एल, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, तो एल इंटू एल का स्क्वायर, एल पे पावर क्यू हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो टी पे पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि टी पे पावर -2 पहले से है और टी नीचे है, टी जब ऊपर जाएगा तो टी पे पावर -1, और टी पे पावर -2 इंटू टी पे पावर -1, टी पे पावर -3, तो टी पे पावर यहाँ पे -3 हो गया, ठीक है। एन बचा ए, तो ये जाएगा ऊपर, ए पे पावर -1, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम एल पे पावर 3, टी पे पावर -3, ए पे पावर -1, एम एम एल पे पावर 3, एल पे पावर 3, टी पे पावर -3, ए पे पावर -1, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा।
तो आप ऐसे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो, मुझे भी नहीं याद है भाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। अब यहाँ से गॉस लॉ स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो गॉस लॉ के लिए कौन सा सरफेस कंसीडर्ड होता है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज सरफेस। हाँ, तो गॉस लॉ के लिए क्लोज सरफेस तो कंसीडर होता है, ये तो सही है। लेकिन ऑप्शन हम लोग और आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया, स्फेरिकल सरफेस। हाँ, स्फेरिकल सरफेस भी कंसीडर होता है। गॉसियन सरफेस, हाँ गॉसियन सरफेस कंसीडर होता है। प्लेन सरफेस। तो इसमें चार ऑप्शन है। अब ये चार ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो गॉस, तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ, गॉस लॉ के लिए जो हम लोग सरफेस कंसीडर करते हैं वो क्लोज होना चाहिए, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। और उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज सरफेस नहीं बोलेंगे, स्फेरिकल सरफेस भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस, क्योंकि सवाल बोला गया है कि गॉस लॉ के लिए कौन सा सरफेस यूज कर रहे हैं, किस टाइप का सरफेस, ये नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ कौन सा सरफेस। गॉस लॉ के लिए जो सरफेस होता है वो गॉसियन सरफेस होता है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस, हाँ गॉसियन सरफेस क्लोज होता है, तो ऑप्शन ए भी तुम्हारा सही होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है कौन सा सरफेस गॉस लॉ के लिए, तो गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस होता है। क्लोज सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस आपका स्फेरिकल भी होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल भी होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इंक्लोजिंग ए चार्ज क्यू इज। अच्छा, बोला जा रहा है कि कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज क्यू इंक्लोज है, कोई चार्ज स्पेस इंक्लोजिंग ए चार्ज क्यू, उसके अंदर चार्ज क्यू इंक्लोज है, ठीक है। तो बताइए फ्लक्स क्या होगा। हम लोग जानते हैं किसी क्लोज सरफेस के कारण जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है उसके अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अंदर का चार्ज, तो अंदर का चार्ज कितना है, अंदर में चार्ज यहाँ पे क्यू दे रखा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू इनसाइड होता है उसके अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अंदर का चार्ज क्यू दे रखा है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर चार्ज डिफरेंट होगा अंदर में तो फ्लक्स भी डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है आपका, द गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज। कह रहा है गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कह रहा है किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए। तो देखो जो गॉसियन सरफेस होता है वो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग होता है, पॉइंट चार्ज के लिए अलग होता है, लीनियर चार्ज के लिए अलग होता है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग होता है, थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए अलग होता है, सभी के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे सवाल में ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ बोला गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सवाल तो हम लोग पढ़ लिए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है, एनी सरफेस नियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कह रहा है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नियर कोई भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सरफेस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि कौन सा चार्ज, सी बोला गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया तो चार्ज तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है सरफेस भी अलग होगा, तो किसी प्रकार का सरफेस नहीं चलेगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत। नेक्स्ट, ऑलवेज स्फेरिकल सरफेस, बोला हमेशा स्फेरिकल सरफेस होगा, तो हमेशा भी स्फेरिकल सरफेस नहीं हो सकता, स्फेरिकल सरफेस सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए ही गॉसियन सरफेस क्या होगा तुम्हारा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। अब यहाँ पे बोला नहीं गया कि पॉइंट चार्ज है सवाल में, सिर्फ बोला गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट चार्ज बोला जाता है कि पॉइंट चार्ज के लिए बताइए गॉसियन सरफेस कैसा होता है, तब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है स्फेरिकल, ये भी गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ए सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस, हाँ एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस होना चाहिए, हाँ सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस होता है, कॉन्टेनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, कॉन्टेनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉन्टेनिंग हो, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। अच्छा, बोला जा रहा है कि एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस होना चाहिए, उसमें चार्ज कॉन्टेंट होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, और उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा ही तो होता है, गॉस लॉ के अनुसार जब भी किसी पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लोज सरफेस लेते हैं। जो क्लोज सरफेस हम लोग लेते हैं उस क्लोज सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह कांस्टेंट होता है। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, यहाँ भी कांस्टेंट, देखो यहाँ हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट
कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। इस सवाल को आप अच्छे से दोबारा पढ़ना और समझना कैसे कैसे क्या है। ऐसे सवाल बता रहा हूँ, ऐसे सवाल करने में पसीने छूट जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का, ठीक है। मेरे भी छूटते हैं, मेरे भी छूटते हैं, ठीक है। मतलब समझ समझ के करना पड़ता है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग थ्रू ए सरफेस एलिमेंट। यहाँ पे सरफेस एलिमेंट दे रखा है, मीन्स उसका एरिया दे रखा है 5 यूनिट वेक्टर, 5 यूनिट वेक्टर दे रखा है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस किया गया है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कितना दे दिया है, वो दे दिया है 4 यूनिट वेक्टर प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 के यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना दे दिया, एरिया वेक्टर दे दिया है 5 यूनिट वेक्टर, ठीक है। और पूछा जा रहा है फ्लक्स, क्या पूछा जा रहा है फ्लक्स। तो हम लोग जानते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों आई जे के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दे रखा हो, आई जे के कैप के फॉर्म में दे रखा हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट वाला यूज करेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ से ई डॉट ए करेंगे, ई वेक्टर कितना है, ई वेक्टर है 4 यूनिट वेक्टर प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 के यूनिट वेक्टर, ठीक है। एंड डॉट डॉट ए एरिया वेक्टर डी एस है, जो कि कितना देखा है 5 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आई जे के 4 आई प्लस 4 जे प्लस 4 के का क्या करेंगे 5 यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा, डॉट में क्या करते हैं हम लोग आई का, तो जो 4 आई है तो आई का क्या करेंगे हर एक एरिया वेक्टर में जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं सभी के साथ एरिया डॉट करेंगे। तो एरिया वेक्टर में सिर्फ आई वेक्टर दे रखा है 5 आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर दे रखा है, सॉरी आई यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो प्रत्येक ये क्या करेंगे आई का आई के साथ करेंगे, फिर आई का आई के साथ करेंगे, फिर जे का आई के साथ करेंगे, फिर के का आई के साथ करेंगे। तो जब आई का आई के साथ करेंगे तो आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, और यहाँ 4 इंटू 5 होगा, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 प्लस फिर जे का आई के साथ, तो जे डॉट आई जीरो होता है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, फिर के डॉट आई जीरो होता है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सवाल है, सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा आई जे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दे रखा, आई जे के यूनिट वेक्टर में, और एरिया वेक्टर भी 5 आई यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है। हमें निकालना है फ्लक्स। तो हम लोग जब जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों आई जे के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दे रखा हो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ई का जितने भी कंपोनेंट है आई जे के, उसका क्या करेंगे डॉट करेंगे ए के कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आई जे और के फॉर्म में, ये सभी का क्या करेंगे एरिया वेक्टर का जो आई दे रखा है उसके साथ डॉट करेंगे। डॉट करेंगे तो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, और 4 इंटू 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। लेकिन जब जे का करेंगे आई के साथ तो जे डॉट आई जीरो होता है, इसलिए 4 इंटू 5 20 तो होगा, लेकिन जे डॉट आई जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, फिर के डॉट आई जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा 20। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपका 4 सरफेस दे रखा है, ये 4 सरफेस है, ये आपका 4 सरफेस है, ये 4 सरफेस है, ये आपका 4 सरफेस है। इस चारों सरफेस के थ्रू क्या तुम्हें फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। और इस चारों सरफेस के अंदर जो चार्ज दे रखा है वो क्यू दे रखा है, क्यू क्यू क्यू, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज दे रखा है, और फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस अगर इस सरफेस एरिया के अगर सरफेस से देखा जाए तो इसके अंदर का चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन, इसके अंदर का चार्ज देखा इसके अंदर भी क्यू बाय एप्सिलॉन, इसके अंदर देखा तो इसके अंदर भी क्यू बाय एप्सिलॉन, इसके अंदर भी क्यू बाय एप्सिलॉन। मतलब इस चारों सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और हम लोग ये भी जानते हैं गॉस लॉ के अनुसार, ठीक है, गॉस लॉ के अनुसार क्लोज सरफेस का शेप साइज कैसा भी हो, उसका रेडियस कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वो क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे चारों सरफेस आपका क्लोज है, बस यहाँ पे चारों सरफेस का शेप साइज क्या है डिफरेंट है, फर्स्ट का कुछ है, सेकंड का कुछ है, थर्ड का कुछ है, फोर्थ का कुछ है, सभी का डिफरेंट है। लेकिन फ्लक्स जो होगा चारों के द्वारा सेम होगा, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस के सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, उसके रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है तो उसके अंदर के चार्ज पे। तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन मींस क्यू बाय एप्सिलॉन। और यहाँ पे चारों सरफेस में चार्ज जो है सेम दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा सेम होगा, फर्स्ट से इक्वल होगा, सेकेंड इक्वल होगा, थर्ड इक्वल होगा, फोर्थ इक्वल होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है। इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज सेम फॉर ऑल द फिगर, सभी फिगर के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू। कराए गॉस थ्योरम के अनुसार किसी इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह किसके प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स आर के जो आर जो डिस्टेंस दे रखा है उसके उसके साथ उसका रिलेशन क्या होगा, कैसे प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग जानते हैं किसी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2k λ/r, 2k λ/r। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाँ आर के फॉर्म में दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का अगर रिलेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/r के डायरेक्टली, 1/r के डायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये होगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। कह रहा है किसी 1 कूलम चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इमर्ज करेगा, किसी 1 कूलम चार्ज के द्वारा कितना फ्लक्स इमर्ज करेगा। तो देखो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, किसी क्लोज सरफेस पे पैक है, ठीक है, हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नोट, और अंदर में चार्ज कितना दे रखा है 1 कूलम, तो 1 बाय एप्सिलॉन नोट, 1 बाय एप्सिलॉन नोट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीबीएसई 2020 का सवाल है ये, 2020 का सवाल है सीबीएसई का। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन। किसी क्लोज गॉसियन सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नेट चार्ज इनक्लोज्ड, उसके अंदर जो नेट चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है। एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम के परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट नेट चार्ज इनक्लोज, नेट चार्ज उसके अंदर कितना चार्ज है, एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम के परमिटिविटी पे हाँ डिपेंड करता है। एंड द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, उस गॉसियन सरफेस के साइज पे डिपेंड करता नहीं, गॉसियन सरफेस के साइज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। जस्ट हमने पिछले सवाल में बताया आपको कि गॉस लॉ के अनुसार किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस का शेप साइज क्या है नहीं है, उससे फ्लक्स को कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अंदर के चार्ज पे डिपेंड करेगा, उसके अंदर के मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या बोला गया, नेट चार्ज इनक्लोज ओनली, उसके अंदर के चार्ज पर सिर्फ डिपेंड करता नहीं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट, तो क्यू इनसाइड अंदर के चार्ज पे डिपेंड करेगा, उसके साथ साथ एप्सिलॉन नोट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग का यहीं पे स्टॉप होता है ये वीडियो, ठीक है, तो थैंक यू। एंड आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा आपको, और जो मैंने सवाल आपको कमेंट में जिसका आंसर बताने के लिए बोला है उसका आंसर भी आप कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।